आप सभी को नमस्कार। आज हम वस्तु संयोजन, वस्तु चित्रण या चित्र संयोजन में या कंपोजिशन में रूप का यानी फॉर्म का क्या महत्व है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे। रूप क्या होता है और चित्र में इसका क्या महत्व है, ये किस प्रकार से कार्य करता है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। जब भी हम चित्र का निर्माण करते हैं तो चित्र धरातल पर जैसे ही कोई आकृति, रूप, बिंदु, रेखा खींचते हैं और बनाना प्रारंभ करते हैं तो बिंदुओं का समूह या रेखाओं का समूह किसी न किसी आकार को स्वतः ही ग्रहण कर लेता है। यदि वह स्वतः ही ग्रहण करने वाला आकार हम कहीं से देखकर चित्रित कर रहे हैं तो यथार्थ होता है, और यदि हमारे विचार में, मन में, कल्पना में वह कार्य करता रहता है तो वह काल्पनिक होता है। कहीं न कहीं रूप का स्थान चित्र में अवश्य ही होता है, फिर वो चाहे मूर्त हो या अमूर्त हो। अब देखिए, फॉर्म इन 2 डायमेंशन आर्ट इज़ द एरिया कंटेंटिंग कलर्स। जो रंगों के या प्रकाश के द्वारा घिर जाता है या प्रकट होता है वह रूप कहलाता है। या किसी भी पदार्थ का, किसी भी वस्तु का चित्रभूमि पर प्रथम दृष्टि प्रत्यक्षीकरण, यानी चित्र धरातल पर सबसे पहले जिस स्थान पर दृष्टि जाती है, नज़र जाती है या आँखें देखती हैं जिस चीज़ को, वही एक निश्चित आकार और वर्ण वाला आकृति रूप कहलाती है। रूप का निर्माण वस्तुगत या कल्पनाजन्य हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि या तो हम किसी वस्तु को देख करके या अपनी काल्पनिक भावों में किसी अभिव्यक्ति को जब बनाते हैं, अभिव्यक्त करते हैं तो वह रूप का निर्माण कर लेती है। जैसे यदि कई बिखरे हुए बिंदुओं का आपस में को बनाएंगे तो उससे कोई रूप नहीं बनेगा, लेकिन जब उनको आपस में मिला करके, आसपास करके संयोजित करेंगे तो कोई न कोई आकार वह ग्रहण कर लेंगे। इस प्रकार रूप में 2 प्रकार से वह चित्र में उपस्थित रहता है। एक तो आकृति या सादृश्य मूलक और दूसरा अमूर्त या काल्पनिक। इसका अर्थ ये है कि जब कभी भी हम चित्र निर्माण करते हैं तो चित्र धरातल पर जैसे ही पेंसिल, पेन, ब्रश या कोई उपकरण की सहायता से हम हाथ चलाना शुरू कर देते हैं, उंगली चलाना शुरू कर देते हैं, उससे किसी प्रकार की आकृति निर्माण करते हैं, तो चाहे हम कैसे भी उसे चलाएं, उसमें किसी न किसी रूप को ग्रहण करने की क्षमता स्वतः ही आ जाती है। और उसका सीधा संबंध होता है हमारे मानसिक विचारों से। जो चीज़ हम हमारे दिमाग में चल रही होती है, या जो हम अपनी कल्पना में सोचते हैं, या जो हमारे विचारों में आता है, उसे ही हम चित्रित करने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए रूप या तो आकृति मूलक होता है, सादृश्य मूलक होता है, यानी किसी न किसी वस्तु, आकृति से मिलता जुलता होता है, उसके जैसा होता है। जैसे यदि हम हाथी बनाना चाहते हैं तो हाथी की आकृति बनाते हैं, घोड़ा बनाना चाहते हैं तो घोड़े की आकृति बनाते हैं, कुर्सी, टेबल बनाना चाहते हैं या कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं सामने देख करके, तो उसकी आकृति बनती है, क्योंकि वह हमारे सामने दिखाई देती रहती है। तो ऐसा रूप सादृश्य मूलक कहलाता है। और अमूर्त या काल्पनिक रूप वह होता है जो हमारे विचारों में, कल्पनाओं में कहीं न कहीं स्थापित रहता है, और वह किसी न किसी प्रकार की क्रिया करता रहता है, और उसी क्रिया के फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप हमारी अभिव्यक्ति उस रूप में स्वतः ही हो जाती है जब भी हम चित्रण करना प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार 2 प्रकार के रूप सृजन होते हैं, आकृति या सादृश्य मूलक और अमूर्त या काल्पनिक। यहाँ ध्यान देने योग्य यह बात है कि यदि एक ही क्रम में बिंदुओं को लगाया जाता है तो वह रेखा का निर्माण कर लेती है, लेकिन यदि बिंदुओं को विभिन्न प्रकार से अलग अलग तरीके से आपस में मिलाया जाता है, लगाया जाता है, तो भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियाँ
बन जाती है। यहीं से रूप निर्माण या रूप संयोजन प्रारंभ होता है, अर्थात रूप जो है संयोजन का मुख्य आधार बन जाता है और भिन्न भिन्न आकार, अलग अलग रूप या आकृतियों का निर्माण कर लेते हैं, जिसमें कलाकार की कल्पना, उसके विचार, उसके भाव, उसकी अभिव्यंजना दिखाई देने लगती है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग कुशलता, अपनी अलग कारीगरी और अपनी अलग कल्पना होती है और इसीलिए एक ही प्रकार के बिंदुओं को भी यदि अलग अलग व्यक्ति भिन्नता से लगाता है तो वो भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों का निर्माण कर लेता है और इसे ही कला में रूप भेद कहा जाता है। तो रूप भेद क्या होता है कि यदि किसी कलाकार के द्वारा विभिन्न प्रकार से चित्र में किसी यंत्र की सहायता से कोई आकृति निर्मित की जाती है तो वो अलग अलग व्यक्ति के द्वारा अलग अलग बनती है और ये रूप का निर्माण कर लेती है और रूप भेद हो जाता है। अब रूप निर्माण के हेतु जो बिंब नेत्रों पर पड़ते हैं, यानी जो दृष्टिबिंब जहाँ आँखें देखती है सबसे पहले, उसे वह किस प्रकार से होती है, उसके 3 प्रकार होते हैं या 3 प्रकार से उसे देखा जा सकता है। एक तो होता है आभासित, यानी जिसे हम महसूस करते हैं। दूसरा होता है काल्पनिक, जैसे फैंटेसी होती है जो कि हमारे मन मस्तिष्क में जिसकी कल्पना चलती रहती है। या सांकेतिक होता है, सिंबलाइज जिसमें होता है, सिंबॉलिक होता है वो। और इस तीनों प्रकार से प्रभाव से कलाकार अपनी आप अभिव्यक्ति कर सकता है, आभासित रूप द्वारा, काल्पनिक रूप द्वारा या सांकेतिक रूप द्वारा। और इसके अलावा वस्तु का यथार्थात्मक रूप तो हम देखते ही हैं और कई कलाकार जब उससे बनाते हैं यथार्थ, तो उसे यथार्थ कला कहते हैं। जो सामने रखी हुई वस्तु को वैसा का वैसा चित्रित किया जाता है तो उसे यथार्थ रूप कहा जाता है। ये जो बिंब है ये मूर्त हो सकता है, मूर्ति यानी कि कोई ना कोई आकार लिए हुए हो सकता है, अमूर्त भी हो सकता है यानी एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है। इसका कोई आकार नहीं होने पर भी यह किसी न किसी प्रकार से चित्र में अवश्य उपस्थित रहता है। सादृश्य मूलक हो सकता है, हमने ऊपर पढ़ा कि किसी न किसी वस्तु के साथ मिलता जुलता हो सकता है, सादृश्य यानी मिलता जुलता हो सकता है। या फिर यथार्थात्मक हो सकता है, यानी वैसा का वैसा जैसा दिखाई दे रहा है वैसा का वैसा होता है। जो हम फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में पोर्ट्रेट और लाइफ स्टडी करते हैं, उसमें सामने मॉडल को बिठाते हैं तो जो मॉडल बैठा होता है हम उसे वैसा का वैसा बनाने का प्रयास करते हैं फंडामेंटल के आधार पर, तो उसे यथार्थ परक चित्रण कहते हैं, जो कि यूरोपीय पद्धति है और हम भारतीय भी उसे अपनाते हैं। या फिर पूर्णतः काल्पनिक भी हो सकता है। यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जब भी कोई कलाकार एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाता है या अनटाइटल्ड पेंटिंग बनाता है या कोई ऐसी चित्र बनाता है जिसमें किसी रूप या फॉर्म का दिखाई नहीं देती है, लेकिन लोग पूछते हैं कि ये क्या बनाया है, तो भी उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मूर्त अमूर्त सादृश्य या काल्पनिक रूप में वह रूप यानी वो फॉर्म उपस्थित रहती है, जो कि कलाकार के विचारों में, कल्पनाओं में कहीं न कहीं स्थापित है और वह उसकी अभिव्यक्ति हेतु दर्शाई गई है। और सभी प्रकार के जो रूप चित्रण हैं उसमें कोई निश्चित भाव, अभिव्यंजना और सौंदर्य अवश्य होता है, क्योंकि कलाकार को कलाकृति बनाने का उद्देश्य ही सौंदर्य उत्पन्न करना, रस उत्पन्न करना और आत्मिक आनंद उत्पन्न करना है। इसलिए चित्र को मनमोहक बनाने के लिए कलाकार जितने प्रकार से प्रयास करता है, जितने नए सृजन करता है, नवीन सृजन करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, वो सब उन सब का कारण यही होता है कि वो उसमें से कोई न कोई मनमोहक आकर्षक सौंदर्य उत्पन्न कर सके। अब देखिए, वैसे तो रूप बहुत से आकार प्रकार के होते हैं, परंतु हम यहाँ जो फंडामेंटल रूप हमें पढ़ने को मिलते हैं 2 प्रकार के, एक द्विआयामी और एक त्रिआयामी रूप, उसके बारे में मैं आप सबसे पहले उसके बारे में ही चर्चा करने वाली हूँ, क्योंकि चित्राकृति की शुरुआत जो है, उसका आरंभ जो है
वो द्विआयामी और त्रिआयामी रूप से ही होता है। अब द्विआयामी रूप क्या होते हैं? ऐसे रूपाकार जिनका क्षेत्रफल केवल लंबाई और चौड़ाई में फैला होता है, यानी चित्र तल पर केवल लंबाई और चौड़ाई दिखाई देती है, जिसमें गहराई या ऊंचाई या मोटाई नहीं होती है, तो वो द्विआयामी कहलाता है। जैसे किसी वस्तु की छाया यदि पड़ रही है तो वह द्विआयामी होगी। यदि हम केवल त्रिभुज बनाते हैं, 3 रेखाएं खींच करके त्रिभुज बना देते हैं या 4 रेखाएं खींच करके वर्गायत बना देते हैं, तो वो ऐसा रूप द्विआयामी कहलाता है। और त्रिआयामी क्या होता है कि ऐसी आकृतियाँ जिसमें छाया प्रकाश के द्वारा, रेखाओं के द्वारा, रंगों के द्वारा या गहराई और मोटाई लाने का आभास कराया जाता है, प्रयास किया जाता है, तो उसे त्रिआयामी रूप कहते हैं, जिसमें कि लंबाई चौड़ाई के साथ साथ उसकी गहराई या उसकी मोटाई भी दिखाई देती है। यह कलाकार की कुशलता पर निर्भर करता है कि वह किस विधि या उपकरण से द्विआयामी चित्रतल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करता है। तो आपको 2 तरह के रूप समझ में आए होंगे कि एक तो द्विआयामी रूप यानी 2 डायमेंशन, जिसमें केवल 2 ही डायमेंशन है, लंबाई का और चौड़ाई का, और दूसरा है त्रिआयामी रूप जो कि 3 डायमेंशन है, जो कि हम कलाकृति में जब सृजन करना प्रारंभ करते हैं और जब संयोजन निर्माण करते हैं, तो जब चित्र निर्माण करते हैं, संयोजन करते हैं, तो त्रिआयामी रूप का सहारा लेते हैं। और उसको सहारा देने के लिए या तो उसमें छाया प्रकाश का प्रयोग करते हैं, या रेखाओं को विभिन्न प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, या रंगों को गहरा, हल्का और उनकी अलग अलग तानों के द्वारा प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार से हम रूप का निर्माण करते हैं, और ये कलाकार की कुशलता पर हम हमेशा निर्भर करता है कि वो उसे कैसे त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न कर पा रहा है। द्विआयामी को त्रिआयामी बनाने के लिए कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे कैसे हम क्या क्या प्रयोग करके, कैसे एक्सपेरिमेंट करके, कैसे सृजन करके हम उसे बना सकते हैं। ये जो फंडामेंटल के आधार पर हैं वो ही मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। इसके अलावा जब भी हम चित्र संयोजन कंपोजिशन बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स अलग अलग रूप से काम करते हैं, और तभी एक अच्छा उत्तम सौंदर्यमूलक चित्र बन पाता है। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपको अभी फंडामेंटल के आधार पर उसकी जो मूलभूत तत्व हैं चित्रण के, उनके आधार पर ये बता रही हूँ कि सबसे पहले तो रेखाओं के अलग अलग तरह से प्रयोग किए जाकर, रेखाओं को यदि हम खड़ा करके आड़ी लाइन, तिरछी लाइन, स्लेंटिंग लाइन, यदि हम बारीक लाइन के द्वारा या छोटी छोटी लाइनों के द्वारा या एक मोटी एक छोटी लाइन के द्वारा, यानी विभिन्न प्रकार की रेखाओं को खींच करके हम चित्र में किसी भी प्रकार का त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा, छाया और प्रकाश के द्वारा यदि कोई एक वस्तु जो कि 2 डायमेंशन में रखी है और उस पर उसके किसी एक भाग पर या आधे भाग पर छाया डाली जाए या प्रकाश डाला जाए, तो जो छाया और प्रकाश का प्रभाव उस पर पड़ने वाला है उससे वह रूप त्रिआयामी रूप धारण कर लेता है। 3 डायमेंशन उसमें उठाव नज़र आने लगता है, वह अलग से नज़र आने लगता है, उसमें मोटाई या गहराई दिखाई देने लगती है। तो इस प्रकार छाया और प्रकाश के द्वारा भी हम इसे कर सकते हैं, या फिर आकृति में बदलाव करके कर सकते हैं। एक जैसी आकृतियों में थोड़ा थोड़ा बदलाव करके या उन्हें आगे पीछे बनाकर या बड़ा छोटा बना करके भी हम द्विआयामी से त्रिआयामी रूप निर्माण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त रंगों से और उसकी अलग अलग टोन्स से, तानों से भी हम रूप में त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। ये सब आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आपको चित्र बनाते समय, चित्र संयोजन करते समय, कंपोजिशन बनाते समय इन सब फंडामेंटल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। आप जब तक इनको ध्यान नहीं रखेंगे तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी कि हम किस तरह से 2 डायमेंशन आकृति को 3 डायमेंशन में बदल सकते हैं। अब एक और तरीका है क्षय वृद्धि या पोत के द्वारा। क्षय वृद्धि होती है यानी आगे पीछे की दूरी दर्शा करके,
चित्रतल पर देखा कई बार हम ऐसे बनाते हैं कि जैसे ट्रेन की पटरी बनाते हैं, जो कि आगे से चौड़ी और पीछे से पतली होती जाती है, सकड़ी होती जाती है। या वृक्षों की कतार हम बनाते हैं, जो कि आगे सामने वाला वृक्ष हमको बड़ा दिखता है और पीछे लाइन से जब हम उसे बनाते हैं तो पीछे वाला वृक्ष छोटा होता जाता है। तो इस प्रकार क्षय वृद्धि करके या जो हमारा चित्रतल है उसके पोत को यानी उसके टेक्सचर को बदल करके या फिर अंतराल के साथ यानी स्पेस जो हमको मिला हुआ है उस स्पेस के साथ हम उसको संयोजित करके भी अलग अलग प्रकार के रूप निर्माण कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी रूप बनाने के लिए कितने तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप लोग अपनी स्केच फाइल में इस दिए हुए तरीकों के आधार पर विभिन्न प्रकार के रूप बनाएंगे और उनको चित्र में संयोजित करने का प्रयास करेंगे और ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से उसका प्रभाव उत्पन्न होता है। यहाँ एक बात और जो विशेष रूप से बताने योग्य है कि जब भी हम समूह चित्र बनाते हैं यानी ग्रुप में किसी संयोजन को बनाते हैं, चित्र संयोजित करते हैं, कंपोजिशन बनाते हैं, तो उस समय जो वस्तु की सीमा होती है यानी बाह्य रेखा होती है यानी उसकी जो आउटलाइंस होती है, किसी एक वस्तु की बाह्य रेखा या उसकी आउटलाइंस को स्वतंत्र कर देना चाहिए, खुला छोड़ देना चाहिए। उससे उस वस्तु में, उस संयोजन में गति, गोलाई दोनों का आभास होता है और दोनों का आभास होने की वजह से चित्र में आकर्षकता बढ़ जाती है और चित्र जो है सजीव लगने लगता है। चित्र को सजीव बनाने के लिए, लाइव बनाने के लिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम कुछ सीमा रेखाओं को खुला छोड़ दें। दूसरा ये भी कर सकते हैं कि जो बढ़ती हुई रेखाएं हैं उनमें तल विभाजन करके या रंग योजना करके या प्रकाश का विभिन्न तरह से प्रभाव ला करके यानी कम ज़्यादा प्रकाश करके लाइट शेड, डार्क शेड डाल करके भी त्रिआयामी संयोजन समूह चित्रों में किया जा सकता है। और ये सब चित्रकार की कुशलता पर, उसकी निपुणता पर और उसके अनुभव पर अवश्य निर्भर करता है और उसकी प्रवाह युक्त रेखांकन, वर्ण संयोजन, संतुलन और सहयोग को अपनाया जाए तो भावों की अभिव्यक्ति में कलाकार सफलता प्राप्त कर सकता है। तो आप ये जो कंपोजिशन का रूप निर्माण का जो पार्ट है, थ्योरी वाला सैद्धांतिक पक्ष है इसका, जिसमें कुछ फंडामेंटल्स के नियम हैं, कुछ रूप प्रदान करने वाले नियम हैं जो मैंने आपको बताए हैं, और इन्हें पढ़ने के बाद में इन्हें समझिए और इन्हें अपनी स्केच फाइल में बनाने का, अलग अलग तरह के रूप निर्माण करने का प्रयास कीजिए। तो आप अपनी कुशलता और निपुणता और अनुभव के साथ एक अच्छा कंपोजिशन बना सकते हैं।